बात तो सिर्फ शादी की हुई थी, फिर ये सब। तो आप क्या समझती हो मैडम, कुत्ते के सामने थाली आए और वो भूखा रह जाए? नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। चुप, पति हूँ तुम्हारा। पसीने में भीग गई वो और आँख खुल गई। हे भगवान, ये सपना था। उसकी नींद खुली तो सूरज चढ़ आया था, सुबह हो गई थी। जैसे ही कमरे से निकली तो माधव की माँ यानी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, जाग गई महारानी, अब नहा लो तो मैं भी कोई रीत कर लूँ। उनसे पूछकर बाथरूम की ओर जाने लगी तो याद आया, पहनने के लिए तो कोई कपड़े थे ही नहीं उसके पास। उसने उन्हीं से कपड़े लेकर पहने। ओवरसाइज कपड़ों में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर पहनना तो थे। थोड़ी देर में वे बाज़ार से उसके लिए नए कपड़े ले आईं। बेशक उसके टेस्ट के नहीं थे, पर फिटिंग के थे। अब थोड़ी कंफर्टेबल हुई। वो अब तक बाहर चौक में सोया पड़ा था। सासू माँ उसे उठाकर बोली, उठ माधव, अब मंदिर चलो दोनों। तेरा दिमाग खराब है क्या माँ? टाइम नहीं है मेरे पास। इतना कहकर तैयार होकर अपने काम पर चला गया। सास गुनगुनाने लगी, मैंने कहा था कि शादी कर ले, पर अब कर ली है तो शगुन भी करने चाहिए, पर इसको कौन समझाए। आरती से कहा कुछ मीठा बना ले, तो थोड़ा सा हलवा बना लिया। खाना खाने को मन तो नहीं था, पर खाना ही था। उससे रोज़ साक्षात्कार खाने पर होता था। वहाँ वह चुपचाप खाना खाता और निकल जाता। रोज़ आता भी देर रात को था। खाना खाकर बाहर जाकर सो जाता। उसे कुछ चाहिए होता तो सासू माँ लेकर देती। उससे कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। चुनाव का माहौल चल रहा था, उसे वैसे ही फुर्सत कहाँ थी। आज सासू जी के साथ मंदिर गई थी। रास्ते में मिनी आती दिखी तो बहुत खुशी हो गई थी, पर उसने जैसे ही इसे देखा रास्ता बदल लिया। उस घर को उसकी और उसको उस घर की धीरे धीरे आदत हो रही थी, पर वो सिर्फ सासू माँ से ही बात करती। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन माधव दोपहर में भागता हुआ घर आया और आरती से बोला कि चल। माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रहा है? तो बोला, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल ले गए हैं। सुनकर आरती की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़ती हुई उसके साथ अस्पताल की ओर भागी। रोड एक्सीडेंट था, सिर में चोट थी। अस्पताल प्राइवेट था। वो बोल रहे थे ऑपरेशन होगा, या तो 1 लाख जमा करो, नहीं तो सरकारी अस्पताल ले जाओ। सुख में सब साथ देते हैं, पर अभी लोग सिर्फ सांत्वना दे रहे थे। पैसे की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। मम्मी रो रही थी और उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए किसी को बोल रही थी। मिनी और तनय सहमे हुए खड़े थे। वो मम्मी के पास गई। उसे देखकर वो और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी, पर बोली नहीं। पीछे पीछे माधव आ गया। उसके आते ही बड़ी हलचल मच गई। डॉक्टर हरकत में आ गए और पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। नर्स मम्मी के सिग्नेचर कराने आई, तब पता चला माधव ने पूरी फीस जमा कर दी है। तुरंत ऑपरेशन हुआ। आरती ने बड़ी कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा। सब साथ में ही बैठे थे, पापा के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। तन्मय और मिनी उससे बातें कर रहे थे, पर मम्मी ने एक दूरी बना रखी थी। तभी मम्मी का मोबाइल बजा। रीमा का फ़ोन था। पता चला कल उसके देवर की शादी है और इन लोगों को कपड़े लेकर जाना था। उसके पापा के बारे में सुना तो रोने लगी। उसे ज़्यादा चिंता यह थी कि अब उसके यहाँ शादी में उसकी सास और घरवाले क्या कहेंगे। थाली में भी 50,000 रुपये डालने की बात हुई थी और अब कोई भी नहीं आ रहा, क्या होगा। 5 घंटे बाद पापा को होश आया। उन्होंने मम्मी को बताया कि जिससे रुपए उधार लेने थे, लास्ट टाइम पर मना कर दिया। उसी टेंशन में गाड़ी कब कंट्रोल से बाहर हो गई, पता ही नहीं चला। अब रीमा के यहाँ क्या होगा बोलकर रोने लगे। अब तो जाने का टाइम भी नहीं है। माधव बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सबके लिए खाना लेकर आया। पापा को कुछ देना नहीं था। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से खाया। वो अभी तक पापा के सामने नहीं गई थी। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे।
रात को माधव उसे लेने आया। मिनी और तनय को बोला, चलो तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ और सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। ये क्या करेंगे अस्पताल आकर? नहीं, अस्पताल नहीं, ग्वालियर चलेंगे, कल सुबह प्रोग्राम है। कैसे पहुँचेंगे? फ्लाइट से। वाओ जीजा जी, हम हवाई जहाज़ से जाएंगे। हाँ, तैयार हो जाना जल्दी। क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की? मम्मी बोली। वो क्या है ना सासू जी, जब से आरती से शादी की है आप भी मेरे रिश्तेदार हो। अब आप मानो या ना मानो। वैसे पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, जल्द ठीक हो जाएंगे। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा आदमी बाहर बैठा रहेगा, उसे बोल देना। आप परेशान मत होना। सुबह फ्लाइट में बैठकर मिनी और तन्ना बहुत रोमांचित हो रहे थे। आरती भी पहली बार बैठी थी। कल घर जाने से पहले रीमा के यहाँ की पूरी शॉपिंग के साथ साथ दोनों बच्चों को और आरती को भी शॉपिंग करवाई थी माधव ने। शादी में बड़ा मज़ा आया। रीमा के लिए सरप्राइज़ था सबका आना, और माधव की तो इतनी पूछ परख हो रही थी कि क्या पूछो। आखिर मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ था। रीमा के ससुर जी तो हाथ बांधे माधव के साथ साथ ही घूमते रहे। मायरे में कपड़ों के साथ 50,000 भी डाले थाली में। रोज़ सुबह माधव के साथ अस्पताल जाती पापा की खबर लेने, पर दोनों उससे बात नहीं करते। माधव डॉक्टर के कमरे में ले जाता, डॉक्टर सारी कंडीशन बता देते। उस दिन भी सुबह मिल आया था, पर दोपहर में तनय आया। बोला, दीदी पापा के लिए खिचड़ी बनाने को बोली थी मम्मी। मिनी दीदी का हाथ जल गया, आप चलो। सासू जी से पूछ कर गई। मिनी हाथ लेकर बैठी थी, बरनौल लगाया, फिर खिचड़ी बनाई। उसे डॉक्टर को भी दिखाना था। तनय को घर छोड़कर उसे अपनी एक्टिवा पर बैठकर अस्पताल ले गई। कितने दिन के बाद उसने गाड़ी चलाई थी। माँ ने कहा, इसे छोड़ जा, अभी डॉक्टर आएंगे तो मैं दिखा दूँगी। वो वापस आ रही थी कि माधव की गाड़ी क्रॉस हुई। इसने भी देख लिया और उसने तो पूरी गर्दन निकाल कर देखा। इसका दिल धड़क गया। जल्दी से मम्मी के घर गई, गाड़ी रखी और तनय को बोला, मुझे छोड़ा। थोड़ी ही देर बाद ही माधव तमतमाया हुआ आया और ज़ोर से चिल्लाया, आरती। वो सर से पैर तक काँप गई। जी, तुम सब जानती हो, फिर ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? अरे मैंने ही भेजा था, क्यों चिल्ला रहा है? तुम चुप रहो माँ, तुम कुछ नहीं जानती। न जाने क्या क्या बोलता रहा, फिर गुस्से में बाहर चला गया। हॉस्पिटल से 15 दिन में डिस्चार्ज हुए पापा। आरती घर गई थी मिलने, तो माँ ने घर के कागजात पकड़ा दिए और बोली, तुम लोगों ने बहुत खर्चा किया है इनके ऑपरेशन में, अस्पताल और रीमा के यहाँ शादी में। अभी हमारे पास यही है तो ले लो। आरती बोली भी कि मम्मी क्या ज़रूरत है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो मेरे भी पापा हैं। अगर तू ये नहीं लेगी तो तेरे पापा अन्न जल त्याग देंगे। और हाँ, तू अब यहाँ मत आया कर। और उसे घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा लगा लिया। हर गाड़ी में माधव बैठा था। इसे इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो सवालिया निगाहों से देखा और गाड़ी बढ़ा दी। घर जाकर आरती कमरे में भागी और रोने लगी। पीछे पीछे माधव आया तो उसने घर के कागजात उसे पकड़ा दिए। वो बोला, ये क्या है? तो बोली, इन 15 दिनों में जो भी आपने किया है उसके लिए फ़ीस है। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माधव ने गुस्से में कागजात ज़मीन पर फेंके और चला गया। घर में कैद हो गई थी वो, अब कहीं भी जाने का मन नहीं करता। पहले सासू जी के साथ मंदिर जाती थी कि कोई दिखाई देगा, पर मम्मी पापा के व्यवहार के कारण सुलह की कोई उम्मीद ही नहीं थी। माधव के सक्रिय प्रयासों, अनगिनत चुनावी रैलियों और धारा प्रवाह भाषणों, पार्टी को एकजुट रखने के माधव के दिशा निर्देशों के साथ मित्तल साहब ने इस बार फिर चुनाव में भारी मतों से जीत का सेहरा बांधा था। नहीं तो विरोधी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश का विकास हो रहा था। इनकी पार्टी की सरकार से सभी खुश थे। कोई भी मसाला होता
तो मित्तल साहब तक पहुंच ही नहीं पाता। माधव पहले ही हल कर देता था, पर उनके घर के वही हालात थे। एक ही घर में अपरिचितों की तरह रहते थे दोनों। अब तो माधव रात में भी बहुत ज़्यादा देर से घर आता। माँ पूछती तो कह देता, काम था माँ। आज सुबह सुबह ममता भाभी आईं और माँ जी को एक पैकेट दिया। उन्होंने पूछा, क्या है? तो बोली, कल माधव भैया का आदमी दे गया था, आपकी और बहू की साड़ी और ब्लाउज तैयार करने का बोला। अच्छा बोलकर माँ जी ने ले लिया। पूछा, सिलाई कितनी हुई? कल ही दे दी थी। माधव, ये साड़ी क्यों मंगाई है? कैसी लगी माँ? बहुत अच्छी हैं, पर मंगाई क्यों है? अभी आधे घंटे में एक पार्टी में जाना है, इसलिए। मुझे नहीं जाना, आप भी चलो, और वो आपकी बहू भी चलेगी। बोल दो उसे। वो भी मना कर रही है। उससे बोलो कि मैं आकर बोलूं क्या? और हाँ, ये भी दे दो। ये क्या है? अरे, इतने जेवर! ये ले, तेरे लिए भी हैं माँ। इतने जेवर पहनकर कहाँ जाएंगे रे? तुम लोग 10 मिनट में तैयार होकर आओ, मैं जा रहा हूँ। और सुभाष गाड़ी लेकर आ रहा है, तो उसके साथ आप आ जाना दोनों। कितना सुंदर मकान है। किसका है रे सुभाष? अंदर चलो माँ जी, मिल लो मकान मालिक से। कितनी देर लगा दी, पंडित जी कब से राह देख रहे हैं। क्यों, पूजा में बैठना है तो क्या ये अपना मकान है? हाँ माँ, गांव की ज़मीन की अच्छी कीमत आ रही थी तो बेच दी और थोड़ा लोन लेकर ये मकान लिया है। बहुत अच्छा किया बेटा, मैं तो कब से कह रही थी। चल आरती, चल बैठ पूजा में, ये तेरा ही घर है। पूजा में बैठे बैठे ही देख रही थी कि कितने मेहमान आ रहे हैं। तभी आश्चर्य से वो कभी गेट को देख रही थी, कभी माधव को। गेट में से पापा, मम्मी, मिनी, तनय और रीमा का पूरा परिवार आ रहा था। कितना प्यारा सरप्राइज़ है। उसकी आंखों में खुशियां दिखने लगीं। थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री मित्तल साहब भी आ गए। वे पापा के पास ही बैठे। उन दोनों की बातें होने लगीं। मित्तल साहब तो माधव की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे और पापा मुंह बिगाड़ कर बैठे थे। बहुत किया है इस बच्चे ने मेरे लिए, मेरे सगे भी नहीं कर सकते। वो क्या किया है? मेरे एक बार कहने पर आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बचाई। जी, क्या कह रहे हैं आप? इज्जत बचाई या उछाली? उबल पड़े थे पापा। वैसे ही गुस्सा थे, ऊपर से माधव के आदमी जबरन इन लोगों को लेकर आए थे मकान के मुहूर्त में, और ये देखें तो उसकी ही तारीफ़ कर रहे हैं। माधव ही नहीं, तारीफ़ तो आपकी बेटी की भी बनती है शर्मा जी। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन लोगों की वजह से मेरी कितनी जग हंसाई हुई है। आपको क्या पता, समाज में, मोहल्ले में, मेरे ऑफिस में कहीं भी सर ऊंचा करके नहीं चल सकता हूँ मैं। और आप कहते हैं इज्जत बचाई। क्या पता है आपको शर्मा जी? बस यही ना कि एक दिन आपकी बेटी इसके साथ घर आई और आपसे बोली कि मुझे इससे शादी करनी है। आप लोगों के मना करने के बाद भी उसने वहीं शादी की और चली गई, है ना? हाँ, मेरे बेटे के बारे में तो सुना ही होगा आपने। जी जी, एक ही बेटा है मेरा। उसकी बीवी है, 3 बेटियां हैं। पर मेरे मुख्यमंत्री होने का जितना नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, उठाता है। जितने आपराधिक काम कर सकता है, करता है। सभी जानते हैं, जिस लड़की पर नज़र डाल दे वो चाहिए ही चाहिए। आपकी बेटी के कॉलेज में प्रोग्राम में अतिथि था वो, और आरती ने डांस किया था। बस उस दिन से ही उस पर नज़र रखी जा रही थी। करता क्या वो, एक रात की दुल्हन बनाकर छोड़ देता। चुनाव सर पर थे, अगर ये ऐसी कोई हरकत करता तो मेरी बैंड बज जाती। मुझसे ज़्यादा विरोधी पार्टी और मीडिया नज़र रखे हुए थी। उसकी हरकतों पर ऐसा कुछ होता तो शायद वो आपके लिए शर्म से जीने मरने वाली स्थिति होती। क्योंकि कोई कितना भी कर लेता, बात बहुत बढ़कर बाहर आती। आपकी स्थिति अभी अच्छी है या रेप पीड़िता के बाप होकर अच्छी होती? क्या जी शर्मा जी, मैंने इस पर नज़र रखने के लिए मेरे आदमी लगा रखे थे। जैसे ही मुझे पता चला, समझ में आ गया कि यह मानने वाला है नहीं।
आपकी बेटी खूबसूरती के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, तभी तो आपकी बेटी को बुलाया, उसे सारी कंडीशन बताई तो बेचारी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे पापा मम्मी का क्या होगा, मेरी पढ़ाई, मेरे भाई बहन। तब मैंने ही माधव को बुलाया। क्या कमी है इसमें, बिना बाप का बच्चा मेहनत से आगे बढ़ा है, सच्ची मानवता है उसके मन में। ज़रूर कम पढ़ा लिखा है पर ज़माने की समझ बहुत है उसे, तरक्की कर रहा है। अगले चुनाव में पार्टी इसे टिकट देने की सोच रही है। इनकी शादी के बाद मेरे बेटे की झुंझलाहट संभाल नहीं पा रहा था मैं। इस चुनाव के पहले ही उसे और उसकी पूरी फैमिली को विदेश भेजा है। अब बहू का फ़ोन आया है कि सब ठीक है। माधव मेरे लिए हमेशा बेटे से ज़्यादा है। उन्हें अपनाइए शर्मा जी। उन लोगों ने जो कुछ भी किया आपके और मेरे लिए किया। पीछे खड़ी आरती की मम्मी फपक कर रो पड़ी। ना जाने कब से खड़ी होकर सुन रही थी। शर्मा जी ने मंत्री साहब के पांव पकड़ लिए। बोले, आप चाहते तो कुछ और भी करवा सकते थे मेरी बच्ची के साथ, पर आपने उसका घर बसवा दिया। मैं आपका आभार कभी नहीं भूल सकता। उधर पूजा खत्म हो रही थी, आरती हो रही थी। सभी ने आरती की और शर्मा जी ने दोनों को गले लगा लिया। आरती समझ गई कि पापा जान गए हैं सब कुछ। माधव भी खुश था। आरती सासू जी को लाई, मम्मी पापा को मिलवाया। मम्मी ने उनका खूब खूब आभार माना कि वो आरती को अपनी बेटी से ज़्यादा रखती हैं। खाना शुरू हो गया। मंत्री जी जल्दी चले गए। शाम तक मम्मी पापा वहीं रहे। उससे बोले, तू एक बार बताती तो सही बेटा। क्या बताती पापा, उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर अब सब ठीक है, आप चिंता न करें। सभी को घर छोड़कर सारे कार्यकर्ता भी चले गए। सासू जी भी उस घर चली गई थी। अब इतने बड़े मकान में ये दोनों ही थे। बहुत खुश थी वो आज। उसके पापा उसे वापस मिल गए थे। सोचने लगी तो अब तक की ज़िंदगी के पन्ने एक एक करके खुलने लगे। रीमा दीदी और मिन्नी से ज़्यादा प्यार करते थे पापा उसे, क्योंकि पढ़ने में हमेशा तेज रही थी। मम्मी की जिद से तय हुआ था, नहीं तो बेटियों से ही खुश थे वे। कहते थे, मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। पर रीमा की शादी और उसके ससुराल वालों की मांगों के आगे टूटने लगे थे। इसलिए उसने तय किया था कि वह शादी ही नहीं करेगी और पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी और जीवन भर पापा मम्मी की सेवा करेगी। पर जो सोचते हैं वो कहाँ होता है। कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। कितने लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, पर उसने सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब रखा। सहेलियां कितने बॉयफ्रेंडों की कहानियां सुनाती, पर वो उन पर हंसती थी। मित्तल साहब की आवारी थी वो, साथ ही साथ माधव की भी। बिना जाने मित्तल साहब के कहने पर उसने उसे अपनी जीवन संगनी बना लिया था। उसके भी तो सपने होंगे अपनी दुल्हन से। पता नहीं कैसी साथी चाहता था। इतने समय से साथ है, कभी गलत नज़र से नहीं देखता। उसे याद है कीर्तिस की वो लाल लाल वासना में भरी आंखें। डर गई थी वो, सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी सुभाष आया था कॉलेज के गेट पर और बोला, आपको मंत्री जी ने बुलाया है। कुछ सोचकर चली गई थी कि आज आर या पार। कितने दिनों से कीर्तिस और उसके आदमियों ने परेशान कर दिया था। किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। मंत्री जी खुद ही शर्मिंदा थे अपने बेटे की करतूतों से। बोले, बेटा मैं चाहूँ तो इसे अभी अरेस्ट करवा सकता हूँ, पर फिर ये बाहर आकर और ज़्यादा परेशान करेगा तुम्हें। फिर खुद ही समाधान निकाला और माधव को बुलाकर पूछा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए इस लड़की से शादी कर लेगा। ठीक है बॉस, बस इतना ही बोला था वो। कैसे कोई अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दीबाजी में ले सकता है। शुरू में तो बहुत डरती थी वो, पर अब विश्वास है उस पर। माँ जी पहले नाराज़ थी, पर अब तो वह उनकी बेटी है। गला सूख आया था, पानी की बोतल भूल ही गई थी। नया घर था। धीरे धीरे लाइट जलाकर किचन में जा रही थी कि बाहर झूले पर कोई नज़र आया। वो पसीना पसीना हो गई। माधव तो हाल में सो रहा होगा। कौन है? माधव ही था। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक?
वो मुझे लगा पता नहीं कौन है। आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या? बड़ी हिम्मत करके बोली थी वो। हाँ, वो मैं कुछ सोच रहा था। आज तो तुम बहुत खुश होगी। जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? क्या? आप पसंद करते थे क्या किसी को? उसकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखकर बोला, हाँ। उसको काटो तो खून नहीं वाली कंडीशन हो गई थी। बड़ी मुश्किल से बोली, कौन थी वो? हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पढ़ने में तेज, इंटेलिजेंट भी थी। कभी किसी को फालतू नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। फिर उस पर किसी गलत व्यक्ति की नज़र पड़ गई थी। फिर कुछ हुआ और शादी हो गई उसकी। क्या? किसके बारे में बात कर रहा है ये? जहाँ तक है, मोहल्ले में पढ़ने वाली लड़की तो एक मैं ही हूँ। कहीं ये मुझसे ही तो न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया होगा कीर्तिस ने, पर मुझे ही क्यों बचाया गया? उसे याद आया कि सुभाष ने बताया था कि उसके बारे में रिपोर्ट उसी ने दी थी मंत्री जी को। तो क्या? हाँ, पर मैं कभी कह नहीं पाया उससे कि मैं प्यार करता हूँ उससे। तो अब कह दीजिए ना। वो काँप रही थी। वो उसके पास आया और बोला, हाँ आरती, वो तुम ही हो। चाहता हूँ तुम्हें, अब से नहीं, तब से जब तुम्हें 10th में टॉप किया था। तुम्हारी पढ़ाई को लेकर संघर्ष को जानता हूँ। तुम्हारा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, शाम को बुजुर्गों को शिक्षित करना, तुम्हारा हर गुण तुम्हें मुझे अपनी ओर आकर्षित करता रहा। पर जब मुझे पता लगा कि कीर्तिस की लालची नज़रें तुम पर हैं, तो मैं काँप गया। जाने किस उद्विग्नता में दौड़ा दौड़ा मंत्री जी के पास गया और सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी आंखों में न जाने क्या पढ़ लिया था, जो इस समस्या के हल के रूप में मुझे ही तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। पर मैं अपने को तुम्हारे लायक नहीं समझता हूँ। शायद उस दिन समय मिलता तो कोई और लायक पढ़ा लिखा लड़का मिल सकता था तुम्हें। आरती उसे देखती ही रह गई। सच में माधव उसे कितना चाहता है। सोचकर उसके तन बदन में और मन में भी न जाने कैसी एक सुखानुभूति हुई, जैसे यही सुनना चाहती थी। वह दौड़कर माधव के पास गई और बोली, नहीं माधव, उस दिन भी और आज भी आप ही सही थे मेरे लिए। सच में आरती? हाँ माधव। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाकर रो पड़े।